आपके परिवार की वंशावली की पहचान हमेशा से ही बेटों की बहुतायत से होती आई थी, लेकिन जब आपके पिता की पीढ़ी की बारी आई तो मानो किस्मत ने कोई ऐसा खेल खेला कि उन्हें एक के बाद एक 8 बेटियों का पिता बनने का श्राप मिल गया। खुद को साबित करने और अपनी इज्जत बचाने की ठान कर आपकी माँ 42 साल की उम्र में एक बार फिर गर्भवती होने पर अड़ गईं। यह पक्का करने के लिए कि वह एक बेटे को ही जन्म दें, उन्होंने दिन में 4 बार खट्टा सूप हॉट पॉट खाने तक की हद पार कर दी। खाना खत्म करते ही वह अपना बेबी बम्प गर्भावस्था का उभार गर्व से दिखाते हुए शहर के चौक पर पहुंच जाती और वहां सब्जेक्ट 3 डांस करती। वहां उनकी मुलाकात एक ज्योतिषी से होगी जिसने यह भविष्यवाणी कर दी कि यह अजन्मा बच्चा बिना किसी शक के एक और लड़की ही होगी। यह सुनते ही आपकी माँ का मूड पल भर में ही खराब हो गया। इस गर्भावस्था का एकमात्र मकसद एक बेटे को जन्म देना था। अगर उन्हें एक और बेटी हो जाती तो परिवार में इतनी लड़कियां जमा हो जाती कि वे मिलकर 9 अप्सराओं की धरती पर अवतरण का नाटक ही मंचित कर सकती थीं। आपकी माँ वह उम्रदराज राजकुमारी गुस्से और आत्मदया से इतनी भर गईं कि वह वहीं उसी जगह पर लगभग टूट ही गईं। नतीजतन उनके इस भावनात्मक तनाव के कारण उन्हें समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और इस तरह आप मुंह परिवार के इकलौते और अकेले बेटे इस दुनिया में आए। लेकिन इससे पहले कि आपको किसी प्रतिष्ठित और धनवान परिवार के छोटे मालिक यंग मास्टर वाली जिंदगी का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलता, आपको चुपके से वहां से उठा लिया गया एक ऐसे गोद लेने वाले जोड़े द्वारा जो बांझपन की समस्या से जूझ रहा था। यह पता चलने पर कि उनका इकलौता छोटा भाई लापता हो गया है, आपकी 8 बड़ी बहनों ने अपने सारे जान पहचान वालों को काम पर लगा दिया और आपको ढूंढने के लिए पूरी दुनिया छान मारी। 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। आखिरकार जब उनका बांझपन ठीक हो गया और उन्हें अपने खुद के बच्चे हो गए तो आपके गोद लेने वाले माता पिता ने आपको बिना किसी औपचारिकता के घर से निकाल दिया, आपको किसी कूड़े कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया। बेघर और बेसहारा होकर आपके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा कि आप कूड़े के ढेर के पास ही अपना घर बना लें और कूड़े में से जूठन बीनकर अपना गुजारा करें। फिर एक दिन ऐसा आया जब आपने दूर क्षितिज की ओर देखा और पाया कि घोड़ों से चलने वाली एक बग्घी आपकी ओर चली आ रही है। सलाती आपके 2 छोटे छोटे कदम अपने आप ही वहीं थम गए। ड्राइवर बूढ़े झाव को लगा कि तुम कोई पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर टक्कर मारने वाला धोखेबाज हो। उसने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया ताकि जल्दी से वहां से भाग सके। तुमने हड़बड़ाकर आगे बढ़कर कार का रास्ता रोक दिया। ओ मैडम, आगे वाला अंडरपास पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, वहां से गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक होगा। कार के अंदर बैठी महिला ने खिड़की से बाहर एक नजर डाली। उसने देखा कि तुमने एक पैडेड जैकेट पहनी हुई है जो तुम्हें ठीक से फिट नहीं हो रही, बहुत ज्यादा बड़ी है और उसके घुटने के पास एक बड़ा फटा हुआ छेद है। तुम पूरी तरह से गंदे और बहुत छोटे दिख रहे थे, फिर भी स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में तुम्हारी चमकदार टिमटिमाती आंखें एकदम साफ दिखाई दे रही थीं। उन आंखों में इतनी गंभीरता और सच्चाई थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। किसी वजह से उस महिला को तुम्हारे प्रति एक अजीब सी अपनापन और जुड़ाव महसूस हुआ। उसने हल्का सा सिर हिलाया और तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लिया। वो बूढ़े जाओ, क्या तुम्हारे पास कुछ कैश है? इस बच्चे को 1000 युआन दे दो। बूढ़े जाओ ने तुरंत पैसे निकाले और कार की खिड़की से तुम्हें थमा दिए। आज हमें चेतावनी देने के लिए धन्यवाद बच्चे, ये हमारे बॉस की तरफ से इनाम है। तुमने हड़बड़ाकर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। ओ मैडम, मैं तो बस आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा था। मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे। बूढ़े झाओ को अच्छी तरह पता था कि उन्होंने समय बचाने के लिए ही यह रास्ता चुना था। तुम्हें अभी भी वहीं खड़े होकर विनम्रता से पैसे लेने से मना करते हुए देखकर क्या इससे और भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं हो रहा था? अरे बच्चे, बस ले लो इसे, बाहर बहुत ठंड है, ये पैसे तुम्हें कुछ खरीदने में मदद करेंगे, ये बहुत बढ़िया है ना? ले लो इसे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। तुम अभी फिर से मना करने ही वाले थे कि अचानक तुम्हें याद आया कि सर्दियां तेजी से नजदीक आ रही हैं। तुम्हारी गर्दन में लटका हुआ जेड का पेंडेंट बाहर दिखाई देने लगा। जैसे ही पीछे की सीट पर बैठी महिला ने उस जेड के पेंडेंट को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने अचानक कार का दरवाजा जोर से खोला और तुरंत ही उस आलीशान गाड़ी से एक लंबी खूबसूरत टांग बाहर निकली। उस औरत की अचानक हुई हरकत से तुम चौंक गए और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। क्या यह लंबी चौड़ी औरत मुझे वो 1000 युआन देने पर पछता रही है? तुम्हारे डरे हुए चेहरे को देखकर वह औरत तुरंत नीचे झुक गई। उसने पूरी कोशिश करके अपने चेहरे पर वह मुस्कान लाने की कोशिश की जो उसे सबसे ज्यादा नरम और दोस्ताना लगी। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम भाई है। असल में मुझे अपना सरनेम उपनाम पता ही नहीं है। उसने तुरंत ही एक और नरम सवाल पूछा, तो फिर क्या मैं वह जेड पेंडेंट पत्थर का लॉकेट देख सकती हूँ जो तुमने पहना हुआ है? तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा कीमती खजाना खतरे में है। तुमने हड़बड़ी में उसे पकड़ा और तेजी से अपनी गद्देदार जैकेट के अंदर छिपा लिया। यह समझते हुए कि उसे तुम पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, उस औरत ने अपनी आवाज और भी नरम कर ली। डरो मत छोटे भाई, हम बुरे लोग नहीं हैं। तुम्हें अचानक अपने गुरुजी की हिदायत याद आई, अगर कोई कभी उस जेड पेंडेंट को देखने के लिए कहे तो तुम्हें उसे दिखा देना है। इसलिए तुमने हिचकिचाते हुए फुसफुसाकर कहा, ठीक है आंटी, मैं आपको बस एक बार देखने दूंगा, लेकिन आपको जल्दी करनी होगी, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। उस औरत ने हड़बड़ी में वह जेड पेंडेंट ले लिया और अपनी पतली उंगलियों से उसकी सतह पर बने नक्काशीदार डिजाइन को महसूस करने लगी। हालांकि रोशनी कम थी और वह उसे साफ साफ देख नहीं पा रही थी, लेकिन सिर्फ उसे छूने का एहसास ही उसके दिल में हैरानी की एक सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। उसने बेचैनी से पूछा, छोटे, तुम्हें यह जेड पेंडेंट किसने दिया? तुमने वही जवाब दिया जो तुम हमेशा देते थे, यह मेरे परिवार ने मेरे लिए छोड़ा था। आंटी, आप इसे बहुत देर से देख रही हैं, अब मुझे घर जाना है। तुम्हारी बात खत्म होते ही तुमने तेजी से वह जेड पेंडेंट वापस छीन लिया, उसे अपने गले में सुरक्षित कर लिया, पलटे और दूर भाग गए। वह औरत वहीं ठिठकी खड़ी रही, तुम्हारी उस छोटी पतली दुबली काया को देखती रही जो उस बहुत बड़े बैग के बोझ तले दबी हुई थी और धीरे धीरे सड़क की बत्ती की रोशनी में ओझल होती चली गई। उसके सीने में अचानक एक धीमी गहरी टीस उठी। ऐसा लगा मानो कोई कुंद धार वाला चाकू बार बार उसके दिल को चीर रहा हो। माथे पर गहरी शिकन लिए वह अपनी कार की ओर लौट गई। उस जेड पेंडेंट रत्न लटकन का एहसास उसे बहुत
बहुत जाना पहचाना लगा। अपने बचपन में उसने ठीक वैसा ही एक पेंडेंट अपने दादाजी के स्टडी रूम में देखा था। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि यह मू खानदान की पुश्तैनी निशानी है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, युलू मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर तुम कोई लड़का तो हो नहीं, मुझे अफसोस है कि मैं यह जेड पेंडेंट तुम्हें नहीं दे सकता। जैसे ही मू युलू को अपने दादाजी के शब्द याद आए, उसके मन में एक साहसी अनुमान कौन था। उस लड़के की उम्र को देखते हुए क्या वह वही छोटा भाई हो सकता है जिसे उसने इतने साल पहले खो दिया था। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। हेलो, मुझे शहर के उत्तरी इलाके में रहने वाले एक छोटे लड़के के बारे में जानकारी चाहिए। वह देखने में एक छोटे भिखारी जैसा लगता है, लगभग 6 या 7 साल का। कल दोपहर तक मुझे, ताकि नतीजे मिल सके। ठीक उसी पल कबाड़ खाने के भीतर बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी में तुम पालथी मारकर बैठे थे और रात भर अपने गुरु द्वारा सिखाई गई साधना विधि का अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही भोर की पहली किरणें धरती पर पड़ने लगीं, तुमने आलस भरे अंदाज में अंगड़ाई ली और अपनी आंखें खोली। थका हुआ महसूस करने के बजाय तुमने खुद को बेहद तरोताजा और शांत महसूस किया और तुम्हारा मन पूरी तरह से स्पष्ट था। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक इसी पल तुम साधना के शुरुआती चरणों में कदम रख चुके थे। आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय रूप से तुम्हारे पूरे शरीर को रूपांतरित कर रही थी। जल्द ही तुमने देखा कि तुम्हारी त्वचा पर एक चिपचिपा गहरा काला पदार्थ जमा हो गया है, जो छूने में भी चिपचिपा और देखने में भी घिनौना था। मुझे नहाना होगा और वह भी जल्दी। तुमने सोचा। एक टब उठाते हुए तुम झोपड़ी से बाहर की ओर भागे ताकि नल से थोड़ा पानी भर सको। तुम अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तुमने देखा कई गाड़ियां आकर कबाड़ खाने के किनारे पर रुक गईं। गाड़ियों से लोगों का एक समूह बाहर निकला और सीधे तुम्हारी ओर बढ़ने लगा। तुम वहीं के वहीं जम गए। आपका पहला सहज विचार था, क्या ये लोग मुझे अनाथालय ले जाने आए हैं? ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मुझे अभी तक अपना परिवार नहीं मिला है। डर के मारे आपने बेसिन गिरा दिया और भाग खड़े हुए। ये लोग पूरी रात सिर्फ आपको कबाड़ खाने में ढूंढने के लिए जागे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे आपको भागने देते, नहीं तो वे प्रेसिडेंट मुंह को जवाब नहीं दे पाते। वे आपके पीछे भागे चिल्लाते हुए, अरे छोटे भागो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे पास एक पेंडेंट है, हम बस उसे देखना चाहते थे। डरो मत। आपने पीछे मुड़कर देखा और उनके बीच एक आदमी, एक मिस्टर को देखा। आप हांफते कांपते वहां पहुंचे। आपने उसकी ओर गहरी मिन्नत भरी नजरों से देखा, फिर भी मन ही मन आपको गहरी बेबसी महसूस हुई। अभी कल रात ही तो आपने वह जेड पेंडेंट उस बुजुर्ग महिला को दिखाया था, तो फिर आज लोगों का एक बिल्कुल नया समूह उसे देखने की जिद क्यों कर रहा था? कोई चारा नहीं था। आपके पास अपने गले से जेड पेंडेंट उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपके सामने खड़े बुजुर्ग सज्जन मुकबीले के दिवंगत मुखिया के पुराने सेवक थे। मुखिया के गुजर जाने के बाद मुंह परिवार ने उनके रिटायर होने और अपने बाकी के साल शहर के उत्तरी इलाके में बिताने का इंतजाम किया था। फिर भी अभी कल रात ही उन्हें जबरदस्ती उनके गर्म बिस्तर से जगाया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि वे यहां आकर एक अकेले जेड पेंडेंट की पहचान कर सकें। उन्होंने आपके हाथों से पेंडेंट ले लिया और कांपती उंगलियों से अपने पढ़ने वाले चश्मे लगाए। फिर एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर उन्होंने पेंडेंट पर बनी पुरानी नक्काशी की बारीकी से जांच की। खास तौर पर उसकी भीतरी सतह पर खुदे हुए मुंह अक्षर पर ध्यान दिया। यह बिना किसी शक के मुंह कबीले का पुश्तैनी जेड पेंडेंट था। चेन डाफू की आंखों से बुढ़ापे और दुख के आंसू छलक पड़े। उन्हें याद आया कि कैसे सालों पहले मुखिया ने यह ऐलान किया था कि यह पेंडेंट सिर्फ उनके पोते को ही दिया जाएगा। एक लंबे और मुश्किल इंतजार के बाद आखिरकार युवा स्वामी आ ही गए थे, लेकिन दुख की बात यह कि इससे पहले कि कोई उनकी एक झलक भी देख पाता, वह पेंडेंट चोरी हो गया था। इसी नुकसान की वजह से कुल पिता दुख में घुल घुल कर कमजोर पड़ गए थे और इसके कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। चेन दाफू ने तुम्हारी ओर इशारा किया। तुम उनके सामने धूल मिट्टी से सने हुए और एक छोटे भिखारी जैसे दिख रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। उन्हें अपनी दिल की दवा लेने का भी समय नहीं मिला। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए और तुम वहां से चले गए। मूशी ग्रुप के सीईओ के दफ्तर के अंदर मू युलू ने पूरी रात जागते हुए बिताई थी। उनका मन उस छोटे लड़के के ख्यालों में डूबा हुआ था जिसे उन्होंने पिछली शाम देखा था। वह फटे पुराने कपड़ों वाला कमजोर सा लड़का, उसने जरूर बहुत दुख झेले होंगे। क्या वह मेरा छोटा भाई हो सकता है? जैसे ही यह विचार मू युलू के मन में आया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनके असिस्टेंट जियांग चेंग 15 मिनट पहले ही अपनी सुबह की रिपोर्ट देने के लिए दफ्तर में आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आज सुबह मू युलू पूरी तरह से खोए खोए से लग रहे थे। वह वहां बेचैन और परेशान बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जियांग चेंग की कही एक भी बात सुनी ही न हो। जियांग चेंग को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके सीईओ मू, वह इंसान जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जो अपने सामने पहाड़ टूट पड़ने पर भी विचलित नहीं होते थे, क्या सचमुच रो रहे थे? अचानक टेलीफोन की घंटी बजने से जियांग चेंग चौंक उठे। फिर उन्होंने देखा कि मू युलू ने फोन उठाया। अचानक अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। ऐसा करते हुए उनकी कुर्सी भी गिर गई और बिना पीछे मुड़कर देखे तेजी से दफ्तर से बाहर निकल गए। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई थी कि युवा स्वामी मिल गए हैं। इस खबर ने मू युलू को पल भर में ही पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अपनी कार में बैठने के बाद भी मू युलू का दिल जोरों से धड़कता रहा। वह किसी भी तरह खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने फैमिली ग्रुप चैट में एक छोटा सा मैसेज डाला, मेरा भाई मिल गया है, और फिर तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। इस समय अपने भाई को ढूंढना उसके लिए बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरी था। मू युलू नहीं चाहता था कि अपने भाई को लेने जाते समय उसका ध्यान किसी भी छोटी मोटी बात से भटके। उस समय तुम्हें अभी यही लग रहा था कि उन लोगों को बस वह जेड पेंडेंट दिखा देना ही उन्हें वहां से भगाने के लिए काफी होगा। आखिरकार अभी कुछ ही पल पहले उस बुजुर्ग सज्जन ने उसे देखते ही वहीं मौके पर बेहोश हो गए थे और उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा था। क्या उनमें से किसी को भी उस बेचारे बुजुर्ग की कोई फिक्र नहीं है? वे लोग बस चले क्यों नहीं जाते? भीड़ से घिरे होने के कारण तुम घबराए हुए और बेचैन महसूस कर रहे थे। जेड पेंडेंट को अपनी छाती
से कसकर पकड़े हुए तुमने दबी हुई आवाज में पूछा, साहब क्या अब मैं जा सकता हूँ? मुझे अभी और भी काम करने हैं। वहां से निकलने की जल्दी में तुमने देखा कि तुम्हारे आसपास खड़े लोग अचानक भागकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की होड़ लगाने लगे। कुछ दूरी से तुमने देखा कि गाड़ी से बाहर निकलने वाली वह वही महिला थी जिसने तुम्हें पिछली रात 1000 युआन दिए थे। वह लंबी और छरहरी थी और उसने एक फिटिंग वाला सफेद सूट पहना हुआ था। उसके पैरों में नीले क्रिस्टल जड़े हुए जूते थे जो उसे बेहद शानदार और आकर्षक बना रहे थे। उसका हर हाव भाव, उसकी हर हरकत एक शाही और ऊंचे दर्जे की झलक दे रही थी। उसके चेहरे के नक्श इतने खूबसूरत और दिलकश थे कि कोई भी हिम्मत करके उसे ज्यादा देर तक देख नहीं पाता था। पिछली रात तुम उसे ठीक से देख नहीं पाए थे। तुमने सच में कभी सोचा भी नहीं था कि यह महिला इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। रुको, वह सीधे मेरी तरफ ही क्यों चली आ रही है? अचानक तुम्हें अपने अंदर एक गहरी हीन भावना महसूस हुई। तुम्हारी बस यही इच्छा थी कि तुम्हें कहीं छिपने की जगह मिल जाए। मु युलू जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच गई। उसकी आंखों में गहरी ममता, प्यार भरी फिक्र और कोमलता का एक अनोखा मेल झलक रहा था। यह सिर्फ दूसरी बार था जब उसने अपने छोटे भाई को अपनी आंखों से देखा था। पिछली रात उसने जो भावनाएं महसूस की थीं, वे भी इस समय की भावनाओं जितनी जीवंत और सच्ची नहीं लग रही थीं। आज उसका छोटा भाई कल से भी ज्यादा गंदा क्यों दिख रहा था? वह बिल्कुल एक छोटे आवारा कुत्ते जैसा दिख रहा था। गंदा, फिर भी उसकी आंखें चमक रही थीं। मु युलू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में फिर से चाकू घोंप दिया हो। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। भाई, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मु युलू नीचे झुकी, तुम्हें गले लगाने के इरादे से। डर के मारे तुम बार बार पीछे हटते हुए चिल्लाए, आंटी और पास मत आओ, प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं बहुत गंदा हूँ। तुम एक परी जैसी दिखती हो, तुम्हें जरूर मुझसे घिन आएगी। सड़क पर चलने वाले सारे अमीर लोग मुझसे नफरत करते हैं। अपने छोटे भाई को उसे न पहचानते देख मु युलू को बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने अपने व्यवहार को और भी ज्यादा नरम बनाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुंह गए हो। 6 साल पहले माँ ने तुम्हें दक्षिण के एक अस्पताल में जन्म दिया था। उस समय हालात कुछ अजीब थे। तुम्हें चुरा लिया गया था। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे गले में जो जेड पेंडेंट है उस पर मुंह अक्षर बना हुआ है, ये दादाजी का दिया हुआ तोहफा है, क्योंकि तुम मुंह परिवार के पोते हो। यह मुंह परिवार की पुश्तैनी निशानी है जो दादाजी से पोते को मिलती है। एक साथ इतनी सारी बातें सुनकर तुम पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। फिर भी उसकी आंखों में जो प्यार था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हारे गुरु की आंखों में तुम्हारे लिए होता था। उसने तुम्हें यकीन दिला दिया। तो जिस औरत को मैं इतने समय से आंटी कह रहा था, वह सच में मेरी बड़ी बहन है। कुछ देर तक वहां हक्के बक्के खड़े रहने के बाद तुमने शर्माते हुए धीरे से कहा, बहन। मु युलू का दिल तुरंत पिघल गया। अपने माताहतों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तुम लोग अभी जा सकते हो। उससे डर था कि उनकी डरावनी और चौकस मौजूदगी उसके छोटे भाई को डरा देगी। आगे अब अपनी बहन के साथ घर चलो। आगे अभी अपनी बहन के साथ नहीं जा सकता। मैंने अभी तक नहाया नहीं है और न ही कुछ खाया है। वह सीधा साधा वाक्य, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, सुनकर मु युलू का दिल टूट गया। चलो पहले चलकर कुछ खा लेते हैं, घर पहुंचकर नहा लेंगे। उसने तुम्हारा हाथ थामते हुए कहा, दीदी क्या मैं अपने दोस्त लिटिल बीन को भी अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? मेरे पास बहुत सारे खजाने भी हैं, क्या मैं उन्हें भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? तुमने झिझकते हुए पूछा, यह लिटिल बीन कौन है? क्या तुम मुझे उससे मिलवाने ले चलोगे? तो तुम मु युलू को अपने उस काम चलाऊ ठिकाने पर ले गए। हे भगवान, क्या सच में मेरा छोटा भाई इसी जगह रह रहा था? मु युलू का दिल असहनीय पीड़ा से भर उठा। लिटिल बीन असल में एक छोटा सा हमस्टर निकला। चूंकि उसका छोटा भाई उस हमस्टर को अपना दोस्त मानता था, तो फिर उसे भी उनके साथ घर जाना ही था। आखिरकार तुम सिर्फ उस हमस्टर को ही साथ नहीं ले गए, बल्कि तुमने अपनी उस झोपड़ी के अंदर पड़ा सारा कबाड़ भी पैक करवाकर अपने साथ ले जाने की जिद कर ली। वह सारा सामान ढोते ढोते ओल्ड जाओ पसीने से तरबतर हो गया। वह सारा सामान मसेराती कार की डिक्की में भी ठीक से समा नहीं पा रहा था। जैसे ही वह कार यांगडोंग शहर के उत्तरी इलाके से गुजरी, हर तरफ लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। हर कोई उसे ही घूरे जा रहा था। हे भगवान, यह लाखों करोड़ों की कीमत वाली एक मसेराती कार थी, मगर इसकी डिक्की में कीमती सामान के बजाय सिर्फ कबाड़ ही ठूंस कर भरा हुआ था। डिक्की का ढक्कन तो ठीक से बंद भी नहीं हो पा रहा था। उसे बस कपड़े की एक पुरानी फटी पट्टी से किसी तरह बांधकर बंद किया गया था। यह कैसा अजीबोगरीब नजारा था। कार के अंदर बैठकर तुम्हें और भी ज्यादा घबराहट और अजीबपन महसूस हो रहा था। तुम्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं तुम अपनी दीदी की कार को गंदा न कर दो। इसलिए तुमने अपने उस पुराने फटे कपड़े के थैले में से पुराने अखबारों का एक गट्ठर निकाला और उन्हें बड़े ही एहतियात से सीट पर बिछा दिया, ताकि सीट पर कोई दाग न लगे। तुम्हारी इस छोटी सी हरकत को देखकर मु युलू की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्यार से तुम्हारे चेहरे को सहलाया और कहा, अब से मैं तुम्हें कभी भी किसी तरह का दुख या तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं कोई तकलीफ में नहीं हूँ बहन, अभी तो बस मुझे थोड़ा फ्राइड चिकन चाहिए। क्या तुम मुझे उसे दिलाने ले चलोगी? चलो फ्राइड चिकन खाने चलते हैं। बात जेल पल भर में ही जम सी गई। अभी कुछ ही देर पहले जब आपने बताया था कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो वह मन ही मन यह योजना बना रही थी कि आपको किसी मिशेलिन स्टार वाले शानदार दावत पर ले जाए। बात जेल विरोध करना चाहती थी। यह बताना चाहती थी कि फ्राइड चिकन तो बस जंक फूड है, लेकिन आपकी आंखों में दिख रही बेसब्री और उत्साह को देखकर उसके शब्द होठों पर ही अटक गए और बस इतना ही कह पाई, ठीक है तो फिर फ्राइड चिकन ही सही। अभी दोपहर के खाने का समय, लंच रश शुरू नहीं हुआ था, इसलिए बाजार वाली सड़क पर मौजूद फ्राइड चिकन की दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी। बात जेल आपको अंदर ले गई। आपने इससे पहले कभी फ्राइड चिकन नहीं खाया था और यह पहली बार था जब आप इतनी विशाल और रोशनी से जगमगाती जगह पर आए थे। थोड़ा घबराया हुआ और अजनबी सा महसूस करते हुए आपने एक कोने की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, चलो वहां बैठते हैं। बात जेल ने उस कोने पर नजर डाली। उसे वह जगह बहुत तंग लगी और उसने इसके बजाय यह सुझाव दिया, चलो खिड़की वाली सीटों पर बैठते हैं, यहाँ काफी रोशनी है और साथ ही हम बाहर सड़क पर लोगों की हलचल भी देख पाएंगे। आप इससे पहले कभी किसी इतने हलचल भरे शहर के केंद्र में नहीं आए थे, लेकिन आपने मन ही मन सोचा, जब तक मुझे फ्राइड चिकन खाने को मिल रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ बैठते हैं। लेकिन फिर इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, मु युलू ने पूरी मेज भर के खाना मंगवा लिया था। आपकी आंखें तुरंत चमक उठी। आप छोटे छोटे नजाकत भरे निवाले लेते हुए खाने का मजा लेने लगे। दीदी आप क्यों नहीं खा रही हैं? मु युलू ने अपना सिर हिला दिया। मुझे अभी भूख नहीं है, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाया है।
सच में आपको अचानक खुशी की एक लहर महसूस हुई। तुरंत ही आप बड़ी तेजी से खाना खाने लगे। अभी आज सुबह ही की कल्टीवेशन के शुरुआती दौर में कदम रखने के कारण आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप पूरी की पूरी एक गाय खा सकते हैं। जैसे जैसे आप खा रहे थे, आपने चुपके से मुट्ठी भर फ्राइज उठाए और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। आपको ऐसा करते देख मु युलू ने तुरंत कहा, जरा धीरे खाओ। वह मुस्कुराई और आगे कहा, अगर तुम यह सब खत्म नहीं कर पाते तो हम बचा हुआ खाना पैक करवाकर घर ले जा सकते हैं। आपका चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो गया। आपने हड़बड़ाते हुए सफाई दी, ये शाओदो के लिए है। तभी मु युलू को बात समझ में आई। तुम शाओदो को बाहर आकर हमारे साथ खाने क्यों नहीं देते? ऐसा लगा जैसे शाओदो को मु युलू की बात समझ आ गई हो। वह तुरंत उछलकर मेज पर चढ़ गया, एक फ्राई उठाई, उसे केचप में डुबोया, अपने दोनों छोटे छोटे पंजों में पकड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। उसके गाल तुरंत फूल गए। उसका वह प्यारा सा अंदाज और जिस तरह से वह खा रहा था वह बिल्कुल आपकी ही हूबहू नकल था। मु युलू का दिल पिघल गया। वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। सड़क पर आते जाते लोग कांच की खिड़की से यह नजारा देखकर एक साथ हैरानी से बोल उठे, वाह, वह औरत कितनी खूबसूरत है। उसका अंदाज तो किसी ताकतवर सीईओ जैसा लगता है और उसकी मुस्कान तो बस कमाल की है। लेकिन उसके साथ ये छोटा सा भिखारी क्यों है? हे भगवान, वह छोटा भिखारी तो कितना गंदा है। फिर भी जिस तरह से वह खूबसूरत औरत उसे देख रही है, उसमें कितनी ज्यादा ममता और प्यार झलक रहा है। ठीक उसी समय आप इतनी तेजी से खा रहे थे कि आपका गला अटक गया। मु युलू को तुरंत ही दिल में दर्द और चिंता दोनों एक साथ महसूस हुए। धीरे खाओ कहते हुए उसने प्यार से तुम्हारी पीठ थपथपाई और जल्दी से तुम्हें कोला का एक कैन थमा दिया। खिड़की के बाहर देखने वाले और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। वाह, ये कैसा अद्भुत नजारा है। यह तो बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। काश मैं भी उस छोटे भिखारी जैसा बन पाता। मैं भी अंदर जाकर फ्राइड चिकन खाना चाहता हूँ। देखते ही देखते खिड़की के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों का एक हुजूम दुकान के अंदर भी उमड़ पड़ा। उन सबने अपने अपने फोन निकाल लिए, खासकर कुछ युवा लड़कियों ने जो मुयुलू और तुम्हारी लगातार तस्वीरें खींचने लगीं। हैरानी की बात यह थी कि मुयुलू को इससे जरा भी चिढ़ नहीं हुई। इसके बजाय उसके दिल में खुशी की एक मीठी लहर उठी, यह सोचते हुए, जरा देखो तो मेरा छोटा भाई खाते समय चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो जाए, वह फिर भी कितना प्यारा लगता है। जब तुम्हारा पेट भर गया तो तुम गहरी संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। अपने गोल मटोल भरे हुए पेट को सहलाते हुए तुमने कहा, धन्यवाद दीदी, आखिरकार मुझे फ्राइड चिकन और कोला पीने को मिल ही गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। मुयुलू मुस्कुराई और जवाब दिया, अब से मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्वादिष्ट चीजें खिलाने ले जाऊंगी। ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। उस फ्राइड चिकन ने तुम्हें मुयुलू की देखभाल की, गर्माहट का एहसास कराया, जिसने तुम दोनों के बीच की दूरी को पल भर में मिटा दिया। तुम खुद को रोक नहीं पाए और उस घर के लिए तुम्हारे मन में बढ़ती हुई उत्सुकता जाग उठी, जिसके बारे में मुयुलू ने बात की थी। गाड़ी शहर के बीच से गुजरी और खिड़की के बाहर का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होता गया। तुम खिड़की के शीशे से टिककर बैठ गए और बड़ी बड़ी आंखों से कौतूहल के साथ बाहर देखने लगे। तुमने इससे पहले कभी इतनी शानदार जगह नहीं देखी थी। गाड़ी पहाड़ी के बीच में बने एक मंडप के नीचे आकर रुक गई। वहां तुमने एक घर देखा, एक ऐसा घर जो किसी किले से भी ज्यादा आलीशान था। भले ही उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन घर के चारों ओर के लॉन हरे भरे और ताजा बने हुए थे और खिले हुए फूलों से लदे थे। दूर जंगल की पृष्ठभूमि में वह नजारा और भी ज्यादा लुभावना लग रहा था। तुम पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे। दीदी, क्या तुम मुझे यहाँ सिर्फ नजारे दिखाने लाई हो? क्या हमें घर नहीं जाना चाहिए था? मुयुलू ने कार का दरवाजा खोला। मुस्कुराते हुए वह तुम्हें धीरे से बाहर ले आई। यही तो हमारा घर है। घर में स्वागत है छोटे भाई। तुम पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया। काफी देर तक तुम इतने हैरान थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तभी लोगों का एक झुंड तुम्हें बधाई देने के लिए तेजी से बाहर आया। एक कतार में खड़े होकर उन्होंने एक साथ जोर से कहा, घर में स्वागत है, सातवीं मिस और छोटे मालिक। उन्हें उसी सुबह यह खबर मिल गई थी कि छोटे मालिक मिल गए हैं। तुम उन्हें देखते रहे, यह समझते हुए कि वे इतनी देर से यही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हालांकि तुम्हारे मन में जानने की बहुत ज्यादा बेचैनी थी, फिर भी तुमने अपने चेहरे पर एक पेशेवर लेकिन प्यारी मुस्कान बनाए रखी। मुयुलू ने तय किया कि पहले तुम्हें ताजा दम करवा दिया जाए। वह अच्छी तरह जानती थी कि तुम काफी समय से गर्म पानी के स्नान के लिए तरस रहे थे। अंकल किन इस हवेली के मुख्य बटलर थे। अब 50 साल के हो छोटे मालिक आखिरकार मिल ही गए। यह सचमुच ऊपर वाले का आशीर्वाद था। छोटे मालिक, कृपया मेरे पीछे आइए। अभी भी कुछ हैरान और उलझन में महसूस करते हुए तुमने हिचकिचाते हुए मुयुलू की ओर देखा। उसने एक हिम्मत देने वाली मुस्कान के साथ तुम्हारी ओर देखा। डरो मत छोटे भाई, अब हम घर पर हैं। ये हमारे बटलर हैं। अंकल किन, पहले जाकर नहा लो, मुझे अभी भी बहुत सारा काम निपटाना है। जब तुम नहा धोकर साफ सुथरे हो जाओगे तो अंकल किन तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। तभी जाकर तुम्हें आखिरकार कुछ राहत महसूस हुई। इस बीच मुयुलू अपने स्टडी रूम में लौट आई। जैसे ही वह काम शुरू करने वाली थी, अंकल किन ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गए। मिस, मैंने छोटे मालिक को नहलाने के लिए किसी का इंतजाम कर दिया है। लेकिन छोटे मालिक के कपड़ों के बारे में मुयुल अचानक अपना माथा पीट बैठी। ओह हे भगवान, आज मैं खुशी से इतनी फूली नहीं समा रही थी कि मैं तो अपना होश ही खो बैठी। मैं तो सच में वह जरूरी बात भूल ही गई थी। अंकल किन, फौरन जाकर इंतजाम करो। किसी से कहो कि अभी के अभी यहाँ एक अलमारी पहुंचा दे। मुझे इस सीजन के सबसे नए स्टाइल वाले कपड़े चाहिए। और हाँ, छोटे मालिक के कमरे की हर एक चीज यह पक्का कर लेना कि हर चीज उसी उम्र के लड़के के लिए सबसे ऊंचे दर्जे की हो। मुझे सबसे बेहतरीन चीजें चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अंकल किन के जाने के बाद ही मुयुलू को याद आया कि उसका फोन अभी भी बंद था। जब उसने फोन चालू किया तो उसे ढेरों मिस्ड कॉल्स दिखाई दी। उसका फोन तो जैसे फटने ही वाला था। मुयुलू ने कुछ जरूरी नंबर चुने और उन्हें वापस कॉल किया। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला और अपने बिजनेस के काम निपटाने लगी। इस बीच बाथरूम में गर्म और खुशबूदार पानी से भरे एक बड़े टब में डूबे हुए तुम्हें धीरे धीरे होश आने लगा। तुम्हारे गुरु ने जो कुछ भी
भी कहा था वह सब सच हो गया था। मैं सच में घर वापस आ गया हूँ। भावनाओं के आंसू फिर से तुम्हारी आंखों में उमड़ आए और तुम्हारे चेहरे पर बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू पूरी तरह से सच्ची और बेदाग खुशी के थे। वह नहाना पूरे 2 घंटे तक चला। सच कहूं तो तुम आमतौर पर साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा पक्के थे और नहाने के लिए अपना पानी खुद ही गर्म करते थे। असल बात यह थी कि तुमने उसी सुबह ही साधना कल्टीवेशन के शुरुआती चरण में कदम रखा था। तुम्हारे शरीर से बहुत सारी अशुद्धियां बाहर निकली थीं, जिन्हें धोकर साफ करना बहुत मुश्किल था। तुमने अपनी सेवा में लगी दोनों नौकरानियों को अपनी मेहनत की वजह से पसीने से तरबतर कर दिया। उन्होंने तुम्हें सिर्फ अच्छी तरह से नहलाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने तुम्हें छोटा बीन, लिटिल बीन को भी तब तक धोने में मदद की जब तक वह एकदम साफ सुथरा नहीं हो गया। तब तक तुम्हारे नए कपड़े भी आ चुके थे। दोनों नौकरानियों ने तुम्हारे बालों को ब्लो ड्रायर से सुखाया और फिर तुम्हें एक एकदम नया सफेद सूट पहनाया। वाह, देखो तो ये कितना शानदार लग रहा है। छोटे मालिक कितने जोशीले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी छोटे देवता को देख रही हूँ। जैसे ही तुमने कपड़े बदलना खत्म किया, दोनों नौकरानियां तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। आप भी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए जब आपने आईने में अपना अक्स देखा। ओथ्रो, क्या मैं सच में इतना हैंडसम दिख सकता हूँ? अब जब आप ची कल्टीवेशन क्यूआई कल्टीवेशन के शुरुआती दौर में पहुंच गए हैं, तो आप बिल्कुल ही एक अलग इंसान लगते हैं। आपके बाल अब रूखे और बेजान नहीं रहे, आपकी त्वचा गोरी हो गई है और आपके शरीर पर अब कुछ सेहतमंद मांस भी चढ़ गया है और आपकी आंखों में एक नई चमक और ताजगी दिखाई देती है। इस पल आप पूरी तरह से एक आकर्षक और दिलकश नौजवान लगते हैं। मुयुलू ने आखिरकार अपने सरकारी कामकाज निपटा लिया और उन्हें अपनी मिस्ड कॉल्स देखने का एक पल मिल ही गया। वे सभी कॉल्स उनकी दूसरी बहनों की थीं। मुयुलू का मन नहीं था कि वह हर बहन को अलग अलग करके वापस कॉल करे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार का वीचैट ग्रुप खोल लिया। और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, मुयुलू ने उस सुबह ग्रुप में जो खबर डाली थी, अपने लंबे समय से खोए हुए छोटे भाई के मिलने की खबर, वह किसी गहरे पानी में छोड़े गए बम डेप्थ चार्ज की तरह असरदार साबित हुई। उस खबर ने उन बहनों की भी चुप्पी तोड़ दी जो आमतौर पर कभी कभार ही कुछ बोलती थीं। बाकी बहनों ने पूछा, क्या यह सच है? क्या यह खबर भरोसे लायक है? इन सभी सालों में मू परिवार ने आपको ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, एक पल के लिए भी नहीं, लेकिन बार बार उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी, एक के बाद एक निराशा। इसके अलावा मू बहनें सभी बेहद व्यस्त लोग थीं, इसलिए यह खबर देखते ही उन्होंने तुरंत मुयुलू से संपर्क किया। लू ने कॉल किया, लेकिन शावर जेल मू यू ने आखिरकार अपना फोन बंद कर दिया। उसकी चौथी बहन मू यूकियान और पांचवी बहन मू यूयान ने तो पूरा हंगामा ही मचा दिया। यूलू, अरे ओ छोटी बच्ची, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल सकती? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? छोटा भाई मिल गया है। अरे ओ शरारती लड़की, कहीं तुम हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? मैं यहाँ बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। शावर जेल, तुम तो आमतौर पर इतनी शांत और भरोसेमंद इंसान हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अपनी बात साफ साफ बताओ और जल्दी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो खैर नहीं, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अंकल, किन्हीं तुम्हें स्टडी रूम में लेकर आए थे? दीदी, अब जब तुम पूरी तरह से साफ सुथरे और सजे धजे थे तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शावर जेल देखती ही रह गई जब एक गोरी रंगत वाला प्यारा सा दिखने वाला छोटा लड़का, जिसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं, उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसका छोटा भाई, उसका आगो, कितना सुंदर निकला। एक दिन रात से भी कम समय में उसके भाई में जबरदस्त बदलाव आ गया था। अभी कल ही तो वह एक छोटा सा भिखारी था और अब वह एक चमकता हुआ छोटा राजकुमार बन गया था। यह पूरी तरह से बिना किसी शक के उसका अपना छोटा भाई ही था। वह बिल्कुल उनके पापा की ही हमशक्ल था। शावर जेल ने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया और खुद को रोक न पाने की वजह से उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। उसने अपनी खींची हुई सबसे बेहतरीन फोटो चुनी, तुम दोनों की एक साथ खींची गई कई फोटो में से एक, और उसे सीधे ग्रुप चैट में डाल दिया। तुम दोनों ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल करना बंद करो। मैंने अभी अभी यह फोटो पोस्ट की है, अब तुम औरतें इसकी क्या सफाई दोगी? मेरा छोटा भाई काफी सुंदर है ना? और सच में कुछ ही पलों बाद, बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, ग्रुप चैट में उसकी चौथी और पांचवी बहनें एक बार फिर पूरी तरह से पागल हो गईं। अरे वाह, ये सच में मेरा छोटा भाई है। यह बिल्कुल पापा जैसा दिखता है। हमारे मुंह परिवार के जीन्स सच में बहुत बढ़िया हैं। यह पक्का मुंह परिवार का ही बेटा है। जबान संभाल कर बात करो लड़की। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा छोटा भाई वह हम सबका है, समझी? यह बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार हमें हमारा छोटा भाई मिल गया। बस अफसोस की बात यह है कि मम्मी और पापा अभी भी दक्षिण में हैं। उन्हें अभी तक यह खबर नहीं मिली है। चैट लॉग्स पर नजर डालते हुए तुमने हैरानी से पूछा, मम्मी और पापा दक्षिण में क्यों हैं? और जरा रुको, तो क्या मेरी और भी बहुत सारी बहनें हैं? मुझे तो लगा था कि तुम ही मेरी अकेली बहन हो। मू यूलू ने जल्दी से वीचैट ग्रुप चैट बंद कर दिया। अपनी चौथी और पांचवी बहनों की हरकतों को जानते हुए उसे पता था कि वे किसी भी पल वापस आकर अपने छोटे भाई के लिए उससे झगड़ा करने लगेंगी। अभी वह बस तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहता था ताकि तुम दोनों के बीच रिश्ता और मजबूत हो सके। इसलिए उसने बड़े सब्र से तुम्हें मुंह परिवार के इतिहास और मामलों के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। स्टडी रूम के अंदर दोनों भाई बहन खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक बाहर पहले ही जबरदस्त हंगामा मच चुका था। इस बीच नहाने के बाद छोटा डो, जिसे बाथरूम में ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं था, चुपके से बाहर निकल आया। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतनी बड़ी हवेली से असल में आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। अचानक उमड़ी खुशी से भरकर छोटा डो खुशी खुशी लॉन और फूलों की क्यारियों के बीच उछल कूद करने लगा। आफांग, जो माली थी, घास काटने में व्यस्त थी। तभी अचानक उसकी नजर फूलों के बीच से तेजी से गुजरते हुए छोटे डो पर पड़ी। हे भगवान, यहाँ चूहा कैसे आ गया? आफांग जानती थी कि 7वीं मिस को चूहों से सबसे ज्यादा नफरत थी, और फिर भी बगीचे में सचमुच एक चूहा आ गया था। क्या उसे अपनी नौकरी बचानी थी या नहीं? आफांग ने अपनी कैंची एक तरफ फेंकी, एक छोटी कुदाल उठाई और उसे छोटे डो पर दे मारा।
छोटा डो घबरा गया। वह तो बस बगीचे में खुशी खुशी खेल रहा था। यह औरत इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही थी? बिना कुछ कहे सुने उसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। डर के मारे छोटा डो तुरंत वहां से भाग निकला। आफांग किसी भी हाल में वहां चूहे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन छोटा डो बहुत फुर्तीला था। आफांग उसे अकेले नहीं पकड़ पाई, इसलिए उसने कई सहायकों को बुलाया। जैसे ही उन्हें स्थिति समझ में आई, हर कोई इस खत्म करने के अभियान में शामिल हो गया। हर तरफ से लोग उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए शियाओ डो उनकी भारी संख्या का मुकाबला नहीं कर पाई। हर तरफ से घिर जाने और रास्ता बंद हो जाने पर आखिरकार शियाओ डो पकड़ी गई और उसे एक बड़े कांच के जार में बंद कर दिया गया। अफांग और बाकी लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि उसके साथ क्या किया जाए। ठीक उसी समय वह नौकरानी जिसने उन्हें पहले नहलाया था, वहां जमा भीड़ को देखकर उत्सुक हो गई। फिर उसने कांच के जार के अंदर शियाओ डो को देखा। वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। मैंने इतनी मेहनत करके इस प्यारी सी हमसटर को साफ किया था, और अब देखो तुमने इसे फिर से कितना गंदा कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि छोटे मालिक की हमसटर को इस तरह कांच के जार में फंसाकर सताओ? क्या तुम्हें मरने का शौक है? अपनी बात कहकर उसने जल्दी से जार खोला और शियाओ डो को आजाद कर दिया। शियाओ डो बहुत ही समझदार थी। जैसे ही वह जार से आजाद हुई, वह कूदकर नौकरानी की बाह पर चढ़ गई। नौकरानी ने बड़े प्यार और स्नेह से शियाओ डो के सिर पर हाथ फेरा। बेचारी छोटी सी जान, अब हम सुरक्षित हैं। हे भगवान, अब तो हम गए काम से। हर किसी ने तुरंत सच उगल दिया। जिस किसी ने भी लिटिल बीन को पकड़ने की कोशिश में हिस्सा लिया था, वे सब डर के मारे कांपने लगे। आज छोटे मालिक का घर वापसी का पहला ही दिन था। अगर वे उसके पालतू जानवर के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो सातवीं मालकिन क्या सोचेंगी? क्या उन्हें शक होगा कि वे नहीं चाहते थे कि छोटे मालिक वापस आए, या उन्हें लगेगा कि नौकर ही मालिक पर हुकूमत चला रहे हैं? बेहतर यही होगा कि वे तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लें। सातवीं मालकिन के भयानक गुस्से का सामना कोई भी नहीं कर सकता था। बाहर हो रहे शोर शराबे को सुनकर आप और सातवीं मालकिन नीचे आए। आपको रोते हुए देखकर अफांग, जिसका चेहरा गंभीर था, ने झुककर बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक, गलती मेरी ही थी। मुझे सबको तुम्हारे पालतू चूहे के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था। आप एक ज्यादा बोलने वाली औरत नहीं थी। वह माफी मांगते हुए हकला रही थी और अपनी बात साफ साफ कह नहीं पा रही थी। आखिर में एक नौकरानी ने लिटिल बीन को तुम्हें वापस सौंप दिया और सारी घटना तुम्हें बता दी। अब तक तुम अपने शरीर में खीस और ऊर्जा को सफलतापूर्वक सोख चुके थे। तुम साफ साफ महसूस कर सकते थे कि किसी भी नौकर के पास आध्यात्मिक जड़, स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। इसके अलावा अब तुम हवेली में फैली हुई भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा को भी महसूस कर सकते थे। हालांकि यह उतनी तेज नहीं थी जितनी तुम्हारे गुरु के आंगन में रखी विशाल आध्यात्मिक सुई, जॉइंट स्पिरिट नीडल से निकलने वाली ऊर्जा थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि लिटिल बीन इतना ज्यादा जोश में आ गया था। तुम्हारी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान झलक रही थी। कोई बात नहीं, मैं तुम में से किसी को भी दोष नहीं देता। आज लिटिल बीन का मेरे साथ घर वापस आने का पहला दिन है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि तुम उसे पहचान नहीं पाए। और हाँ, लिटिल बीन कोई चूहा नहीं है, वह मेरा अच्छा दोस्त है। वह एक प्यारा सा छोटा हैमस्टर है। लिटिल बीन काफी शरारत कर रहा था, इसलिए मुझे उसे भी डांटना पड़ेगा। अब से चलो हम सब शांति से मिलजुल कर रहें। वाह, छोटे मालिक जब मुस्कुराते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। वह कितने मिलनसार हैं। दूसरे बड़े घरानों के छोटे मालिक तो हमेशा बहुत घमंडी होते हैं। हम जैसे आम लोगों को नीची नजर से देखते हैं और हमसे पूरी तरह नफरत करते हैं। फिर उन्होंने अपनी नजरें सातवीं मिस की तरफ घुमाई। जब से आज छोटे मालिक वापस आए थे, मिस के चेहरे के हाव भाव काफी नरम पड़ गए थे। उनके चेहरे पर तो मुस्कान भी थी। क्या सच में सातवीं मिस ने उन्हें माफ कर दिया था? उनकी नौकरियां अब सुरक्षित थीं। ठीक है, बात पक्की हो गई। अब से छोटे मालिक ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारी पूरी दुनिया। हम सिर्फ छोटे मालिक के प्रति ही अपनी पूरी वफादारी निभाएंगे और बिना कोई सवाल किए उनके हर आदेश का पालन करेंगे। समय तेजी से बीता और जल्द ही शाम हो गई। रात के खाने के बाद शावर जेल ने बढ़ते सिरदर्द के साथ आपकी ओर देखा। आपके पास एक विशाल, रोशन और खूबसूरत बेडरूम मौजूद था। फिर भी आपने जिद पकड़ ली कि आप सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में ही रहेंगे। आपने अपनी छोटी सी झोपड़ी से अपना सारा सामान उस स्टोर रूम में ले जाने की पूरी जिद पकड़ ली, ये दावा करते हुए कि आप तभी चैन से सो सकते हैं जब आप अपने कीमती बच्चों, खिलौनों से घिरे हों। शावर जेल चिंता से पूरी तरह बेहाल हो गई। प्रतिष्ठित मुंह परिवार का सबसे बड़ा बेटा एक स्टोर रूम में रहेगा? अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? अगर आपकी 8 बड़ी बहनों को कभी इस बारे में पता चल गया तो वे यकीनन उसकी धज्जियां उड़ा देंगी। उनकी बहुत ज्यादा मिन्नतें और मनाने के बाद ही आप अनिच्छा से अपना नया कमरा देखने के लिए राजी हुए। नया कमरा ठीक हॉल के उस पार आपकी बहनों के बेडरूम के सामने ही था। जिस पल शावर जेल ने दरवाजा खोला, आप पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। पूरा कमरा नरम, सौम्य और गर्मजोशी भरे रंगों से सजा हुआ था। यह न सिर्फ शानदार और स्टाइलिश कुशनों से भरा था, बल्कि इसमें खिलौनों का एक विशाल संग्रह भी ढेर लगा हुआ था। यहाँ तक कि अलमारियां भी शानदार कलेक्टिबल मूर्तियों से सजी हुई थीं। आप अपने दिल की गहराइयों में जानते थे कि आपकी बहन ने ही बटलर को यह सब कुछ बेहद बारीकी और देखभाल के साथ तैयार करने का निर्देश दिया था। इतने कम समय में कमरे को इतनी खूबसूरती से सजाना मेरी बहन मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। मैं उसकी इस दयालुता को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दे सकती। तो तुमने कहा, बहन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए यह नया कमरा तैयार करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर मोयूलू ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह जानती थी कि तुम अभी तक अपनी नई पहचान के साथ पूरी तरह से ढल नहीं पाई थी। ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इनके लिए धैर्य, धीरे धीरे मार्गदर्शन और समय के साथ सूक्ष्म प्रभाव की आवश्यकता होती है। अपनी बहन को शुभ रात्रि कहने के बाद तुमने बत्तियां बुझा दी और बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी। गद्दा इतना नरम था कि यह लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। खुद को रोक न पाने के कारण तुम उस पर कई बार इधर उधर लुढ़की। जैसे ही तुम्हारी बहन वहां से गई, तुम तुरंत पालथी मारकर बैठ गई। तुम्हें अचानक याद आया कि तुम्हारे गुरु के जाने से पहले ऐसा लगा था कि उन्होंने तुम्हारे मन के भीतर कुछ छोड़ दिया है। तुमने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी चेतना की गहराइयों में उतर गई।
तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताया था कि एक बार जब तुम साधना के की कंडेंसेशन चरण तक पहुंच जाओगी तो तुम एक व्यक्तिगत आकाशीय आयाम स्पेशल डायमेंशन को खोल पाओगी, जहां तुम चीजों को सुरक्षित रख सकती हो। और सचमुच शुद्ध चेतना के इस दायरे के भीतर एक प्राचीन दिखने वाली अंगूठी हवा में चुपचाप तैर रही थी। केवल एक विचार के साथ तुम उसके और करीब चली गई। तुरंत ही अंगूठी के भीतर से तुम्हारे गुरु की आवाज गूंज उठी, थोर, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे अभी के लिए तुमसे विदा लेनी होगी। इस अंगूठी के भीतर मैंने तुम्हारे लिए कुछ खजाने छोड़ दिए हैं। इसके अंदर मौजूद चमकते हुए गोले तभी खोले जा सकेंगे जब तुम्हारी साधना का स्तर पर्याप्त रूप से ऊंचा हो जाएगा। यह बात अच्छी तरह याद रखना, जब तक वह समय नहीं आ जाता तब तक तुम्हें अपनी असली क्षमताओं को किसी के भी सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना है। उत्सुकता से भरकर तुमने हाथ बढ़ाया और उन चमकते गोलों में से एक को धीरे से छुआ, लेकिन वह पूरी तरह से स्थिर रहा। ऐसा लगा कि तुम्हारी वर्तमान साधना का स्तर सचमुच ही बहुत दयनीय रूप से कम था। जैसे ही यह विचार तुम्हारे मन में आया, अंगूठी अपने आप तुम्हारी अनामिका उंगली में सरक गई। तुमने उसके भीतर झांका। हे भगवान, उसके अंदर जमा खजाने इतनी ऊंचाई तक ढेर थे कि वे दर्जनों छोटे छोटे पहाड़ों जैसे लग रहे थे। तुमने एक एक करके चीजों को पलटना शुरू किया और तुम्हें पता चला कि अभी के लिए सिर्फ 3 ही ऐसी गुप्त किताबें थीं जिन्हें तुम सच में पढ़ सकते थे। औषधि सम्राट का गुप्त शास्त्र, स्वर्ग प्रदत्त दिव्य रणनीतियां और अराजक ड्रैगन की स्वर्गीय कला। एक बार जब तुम इनमें महारत हासिल कर लोगे तो तुम कुछ भी करने में सक्षम हो जाओगे। चिकित्सा, धातुकर्म, वाद्य यंत्र, शतरंज, सुलेख और चित्रकला। तुम्हारा भविष्य बिल्कुल उज्जवल दिख रहा था। यह सोचते हुए तुमने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और साधना शुरू कर दी। हालांकि पूरी रात बीत जाने के बाद भले ही तुम्हें काफी ज्यादा ऊर्जावान महसूस हो रहा था, तुम्हारी साधना का स्तर मुश्किल से ही थोड़ा सा बढ़ा था। यह गति थोड़ी ज्यादा ही धीमी थी, है ना? अचानक तुम्हें एक विचार कौन था? क्या तुम्हारे गुरु ने यह नहीं कहा था कि औषधीय गोलियां साधना की गति को तेज कर सकती हैं? तुमने तुरंत अपनी याददाश्त से एक गोली बनाने की विधि लिख ली और फिर अपनी संग्रह अंगूठी से जरूरी जड़ी बूटियां निकाल ली। लेकिन फिर एक समस्या आ गई। तुम्हारे पास कोई रसायन पात्र, एल्केमी कॉल्ड्रन नहीं था। तुम कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगे। तुम्हारी नजर रसोई पर पड़ी जहां खाना बनाने वाला प्रेशर कुकर रखा था और तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठीं। ओहे हे, क्या इसका मूल सिद्धांत रसायन पात्र जैसा ही नहीं है? तुमने मन ही मन खुद का उत्साह बढ़ाया और फिर दबे पांव चुपके से रसोई में घुस गए। नतीजा, 10 मिनट से भी कम समय में रसोई से एक जोरदार धमाका हुआ। प्रेशर कुकर फट गया था। शावर जेल सबसे पहले ऊपर से दौड़ती हुई नीचे आई। सुरक्षा गार्ड भी घबराकर बाहर से अंदर आ घुसे। घने धुएं के बीच से निकलते हुए तुम्हारे बाल खड़े थे और चेहरा कालिक से सना हुआ था। तुम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में रसोई से रेंगते हुए बाहर निकले। तुम्हारे मुंह से अभी भी सफेद धुआं निकलता देख शावर जेल चिंता से बेहाल हो गई। उसने बेहद चिंतित भाव से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने उसे देखकर शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहता था दीदी, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बर्तन ही उड़ा दूंगा। शावर जेल को एक साथ झुंझलाहट और मजा दोनों ही महसूस हो रहे थे। जैसे ही उसने तुम्हारे चेहरे से कालिक पहुंची, उसने प्यार भरे लहजे में पूछा, हमारा छोटा भाई मुंह हमेशा अपनी बड़ी बहन का ख्याल रखता है ना? तुमने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया। फिर भी अपनी हथेली में छिपाकर तुमने चुपके से उन कुछ दवाइयों की गोलियों को कसकर पकड़ रखा था जिन्हें तुमने अभी अभी बनाया था। तुम्हारी बहन तुम्हें लिविंग रूम में ले गई, तुम्हें बिठाया और धीरे से पूछा, भाई मुंह, तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। क्या कोई ऐसी खास चीज है जो तुम सच में खाना चाहोगे? तुम्हें याद आया कि जब दादाजी जिंदा थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा बन खरीदा था जिसका स्वाद एकदम लाजवाब था। तुम्हें आज भी वह स्वाद याद था। मुझे केक चाहिए। पहले मैं बस बेकरी की खिड़की से अपना चेहरा सटाकर देखता रहता था और ललचाई नजरों से दूसरे बच्चों को अपना केक खाते हुए देखता था। तुम्हारी यह बात सुनकर शावर जेल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल जोर से निचोड़ दिया हो। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसने तुम्हें कसकर गले लगा लिया। ठीक है, बड़ी बहन तुम्हारे लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्वादिष्ट केक जरूर बनाएगी। यह कहकर उसने तुम्हें गोद में उठा लिया, तुम पर खूब प्यार बरसाया और सही एंगल से एकदम सही शॉट लेने के लिए कई तस्वीरें खींच ली। फिर जीत की खुशी से चमकते हुए उसने उन्हें सीधे फैमिली चैट ग्रुप में पोस्ट कर दिया। ग्रुप चैट में तुरंत हलचल मच गई। उसकी बहनें एक के बाद एक बोलने लगीं और सब मिलकर शावर जेल की खिंचाई करने लगीं। सातवीं बहन, क्या तुम हमारे छोटे भाई को पूरी तरह से अपने लिए ही रखना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, हमें अभी वहां वापस जाना होगा इसी वक्त। अगर हमने और इंतजार किया तो तुम उसे पूरी तरह से अपने साथ ले जाओगी। इस बीच क्योटो इंटरनेशनल स्टेडियम के बैक स्टेज पर एक बेहद खूबसूरत युवती जिसने सफेद रंग का एक बहता हुआ ट्यूल गाउन पहना हुआ था, अपने फोन को घूर रही थी और इतनी जोर से हंस रही थी कि उसका पूरा शरीर हिल रहा था। अपनी खूबसूरत नैन नक्श और बेदाग काया के साथ वह बिल्कुल किसी परी कथा से निकलकर आई राजकुमारी जैसी लग रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार मु तांगचुन थी, जिसे प्यार से देश की पत्नी कहा जाता था और वह भी तुम्हारी ही बहन थी।